चैप्टर्स 193, 194, 195, 196। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 193, डिवाइन इन्वेस्टिगेटर की आखिरी चाल। स्काई क्रेन लॉर्ड का चेहरा एकदम शैतानी हो गया और उसकी दोनों आंखों में एक खतरनाक रोशनी चमकी जब उसने अचानक पंखों वाले तीरों की बारिश कर दी। ये तीरों की बारिश फर्स्ट जेन गुयू के लिए नहीं थी। फर्स्ट जेन गुयू अब एक ब्लड वाइट ज़ॉम्बी बन चुका था, एक ऐसा जीव जिसके पास गजब का डिफेंस था और उस तोड़ना मुश्किल था। पंखों वाले तीरों की बारिश नीचे आए और उसने बेशुमार गू मास्टर्स को छेड़ दिया, उन्हें पाल भर में मार डाला। इसके साथ ही स्काई क्रेन लॉर्ड की ईविल से दो सफेद रोशनियां फूट पड़ीं। जैसे ही रोशनी की दो लकीरें गांव से गुजरी, जहां भी वो गई, बांस के बने घर टूट गए और सड़कें तबाह हो गईं। जो कोई भी इन रोशनियों को छूटा, वो सूरज की रोशनी में बर्फ की तरह पिघल जाता। जब एक रैंक 5 गू मास्टर एक्शन में आता है, तो वो हर कदम पर फौरन भारी तबाही मचा सकता है। दर्द भरी चीखें, चिल्लाने और निराशा की पुकारें बैटलफील्ड पर एक मेडली की तरह लगातार गूंज रही थी। एक पंख वाला तीर फैंग युआन की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने आसानी से अपने पास खड़े एक आदमी को पकड़ा और उससे तीर के रास्ते में फेंक दिया। तीर इस आदमी के सर में घुसकर रुक गया। फिर फैंग युआन ने लुढ़क कर एक आयनबीक फ्लाइंग क्रेन के पंजे के हमले से खुद को बचाया। एक रैंक 3, रैंक 5 के खिलाफ कुछ खास नहीं कर सकता था। इस वक्त तो बाइनिंग बिंग भी लगातार इधर उधर बच रहा था। जब भी वो घायल होता, नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फजीक यूज ठीक कर देता, लेकिन इससे वो मौत के और भी करीब आ रहा था। रैंक 5 गू मास्टर्स पहले से हाई इस दुनियावी दुनिया के पीक पर थे। रुक जाओ, फर्स्ट जेन गू यू चिल्लाया। अपने सामने गू मास्टर्स को मरते देख उसका दिल ऐसे दुखा जैसे खून बह रहा हो। गांव बसाने और अपनी ब्लडलाइन फैलाने के पीछे उसकी एक बड़ी साजिश थी। ये सिर्फ अपनी पहचान छुपाने के लिए नहीं था। क्लैन के सदस्य सदियों की प्लानिंग का फल थे। लेकिन अब जब स्काई क्रेन लॉर्ड उन्हें मार रहा था, तो यह फर्स्ट जेन गुयू के सदियों के दिल के खून को इस्तेमाल करने जैसा था। कोई चारा न बचा होने पर फर्स्ट जेन गुयू को स्काई क्रेन लॉर्ड को छोड़ना पड़ा। उसने ब्लेड विंग ब्लड बैट गू और ब्लड गिलिटीन को गांव की तरफ उड़ने का हुक्म दिया, ताकि वो स्काई क्रेन लॉर्ड के हमलों से गांव को बचा सके। स्काई क्रेन लॉर्ड जोर से हंसा। ब्लड सी इनहेरिटेंस हमले पर फोकस था, डिफेंस पर नहीं। ऐसा करके फर्स्ट जेन गुयू अपने एडवांटेज को छोड़ रहा था और अपनी कमजोरी से लड़ रहा था। स्काई क्रेन लॉर्ड फर्स्ट जेन गुयू को बहुत अच्छे से समझता था और उसकी स्कीम जानता था। इसलिए उसने जानबूझकर पहले इन गुयू क्लैन के मेंबर्स को जाने दिया और फिर इस वक्त अन पर हमला किया। बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से बचने में कामयाब रहा, जबकि फर्स्ट जेन गुयू पूरी सिचुएशन को संभालने की कोशिश में उलझ गया। ये ठीक नहीं है। जैसे ही सिचुएशन एक डेडलॉक में फंसी, फर्स्ट जेन गुयू अचानक चिल्लाया। लोहे की जंजीरों के साए अचानक उसके पूरे शरीर के आसपास दिखने लगे थे। ये साए तुरंत असलियत में बदल गए और लंबी लोहे की जंजीरें बन गईं। ये जंजीरें सांपों और अजगारों की तरह थी, जो फर्स्ट जेन गुयू के चारों तरफ लिपट गईं, उसके हाथ और पैरों को बांध दिया। एक टैलिस्मन कागज भी धीरे धीरे सामने आया और फर्स्ट जेन गुयू की एगी के ठीक बीच में चिपक गया। बैंग! फर्स्ट जेन गुयू लोहे की जंजीरों से बंध गया। वो अब अपने पंख नहीं फैला सकता था और इसलिए वो जमीन पर जोर से नीचे गिर गया। ऐसे अनएक्सपेक्टेड सीन ने न सिर्फ फर्स्ट जेन गुयू को हैरान किया, बल्कि स्काई क्रेन लॉर्ड को भी थोड़ी देर के लिए शॉक कर दिया, जिसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगा। तो यह है डेमन सप्रेशन आयन चेन गू और प्रॉब्लम निप्ट इन द बड गू। हाँ, लगता है वो तथाकथित डिवाइन इन्वेस्टिगेटर बिल्कुल बेकार नहीं था। मेरे अच्छे सीनियर ब्रदर, आज तुम्हारी मौत पक्की है। यह दोनों महान गू टाई फैमिली के मुख्य गू वॉर्म्स थे। डेमन सप्रेशन आयन चेन गू एक गू मास्टर की मूवमेंट एबिलिटी को रोक सकता था, ताकि दूसरे उसको चल सकें। प्रॉब्लम निप्ट इन द बड गू एक गू मास्टर के अंदर से गू वॉर्म्स को निकाल कर उन्हें सील कर सकता था। बेशुमार डिमोनिक पाथ के गू मास्टर्स को टाई जुलेंग ने इन्हीं डूगू के जरिए पकड़ा था, और अब उसने इसका इस्तेमाल फर्स्ट जेन गुयू पर किया था। ये कब हुआ? फर्स्ट जेन गुयू हैरान भी था और गुस्से में भी। उसने यूएस आखिरी सीन के बारे में सोचा जब उसने टाई जुलेंग को मार गिराया था। तांबे का मास्क उठ गया था, जिससे एक चौकोर चेहरा सामने आया था। हालांकि उसकी मौत तय थी, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। दोनों उंगली वक्त के उतार चढ़ाव और दृढ़ता से चमक रही थी जब उसकी खून से सानी हथेली ने फर्स्ट जेन गुयू के सीने पर हल्के से मारा। लेकिन उसमें इतनी कम ताकत थी कि फर्स्ट जेन गुयू ने उस वक्त यूज पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। तो उस वक्त हुआ था, कमीने, अगर मेरा शरीर जिंदा होता तो मुझे पहले ही पता चल जाता।
लेकिन मेरा ज़ॉम्बी शरीर हमले और बचाव दोनों में मजबूत है, पर यह सेंसिटिव नहीं है। फर्स्ट जेन गुयू का सर पछतावे से भरा हुआ था। अपने शरीर को ब्लड व्हाइट में बदलने की कई कमियां थी। उसकी असली उम्र के हिसाब से यूस मर जाना चाहिए था, लेकिन वो स्वर के खिलाफ जाकर जीता रहा, तो इसकी कीमत चुकाए बिना कैसे रह सकता था? हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट जेन गुयू की तरफ बढ़ते हुए स्काई क्रेन लॉर्ड का जोश उसकी हंसी के साथ बढ़ गया। फर्स्ट जेन गुयू सिर्फ कोशिश कर सकता था। जाहिर है, वो बिल्कुल हारने की स्थिति में आ गया था। डेमन सप्रेशन आयन चेन गू ने न सिर्फ उसके पूरे शरीर को बांधा, बल्कि काले लोहे की जंजीर का एक साया उसके अपचर में भी दिखाई दिया और यूज सील कर दिया। प्राइमीवल सी उबलते पानी की तरह जोश में था और कई गू वॉर्म्स एपर्चर में इधर उधर उड़ रहे थे। डेमन सप्रेशन आयन चेन गू के दबाव का विरोध कर रहे थे। इसके साथ फर्स्ट जेन गुयू का प्राइमीवल एसेंस खर्च बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हारी हार पक्की है, अपनी मौत कबूल करो। स्काई क्रेन लॉर्ड के हमले लगातार आ रहे थे, जैसे वो पागल हो गया हो। फर्स्ट जेन गुयू का सर चोटों से भरा हुआ था, जबकि उसकी सफेद पसलियां दिख रही थी और उसके दोनों हाथ कंधों से स्काई क्रेन लॉर्ड ने काट दिए थे। जब ऐसा लगा कि स्काई क्रेन लॉर्ड यूज सच में मार देगा, फर्स्ट जेन गुयू ने अचानक अपना मुंह खोला और एक अजीब सी चीख मारी। यांग! कानों को फाड़ देने वाली साउंड वेव्स एक जगह कॉन्सेंट्रेट हुई और तुरंत स्काई क्रेन लॉर्ड पर जा लगी। जब स्काई क्रेन लॉर्ड ने यह आवाज सुनी, उस लगा जैसे यूएस पर कोई बड़ा हमला हुआ हो, और वो दर्जनों कदम दूर जा गिरा। उसकी सफेद भुएं भी खींचकर सीधी हो गईं। उसके बाद वो तेजी से जमीन पर गिर गया। उसकी ऊँख, नाक, कान और मुंह से खून बहने लगा। गूंजती हुई आवाज उसके शरीर के अंदर हंगामा मचा रही थी, जिससे खून उल्टा बहने लगा। वो एक पाल के लिए बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। ये मौका देखकर कई गू मास्टर्स ने दूर से मून ब्लेड्स, वाटर बुलेट्स और ऐसी चीजें फेंकी, लेकिन वो सब स्काई क्रेन लॉर्ड पर मौजूद लाइट हेलो से ब्लॉक हो गईं। दर्जनों फ्लाइंग क्रेन्स फर्स्ट जेन गुयू पर झपटे, लेकिन उनकी लोहे की चोंच जैसे स्टील की खाल और लोहे की हड्डियों पर टकरा रही थी जब उन्होंने ब्लड व्हाइट ज़ॉम्बी के शरीर पर हमला किया, और एक के बाद एक टूट गईं। एक रैंक 5 गू का डिफेंस कोई मामूली बात नहीं थी। अगर फैंग युआन भी चेनसॉ गोल्डन सेंटरपीड का इस्तेमाल करके ब्लड व्हाइट ज़ॉम्बी के शरीर को कुछ देर तक काटी था, तो शायद वो एक टुकड़ा स्किन भी नहीं काट पाता। अभी इस लड़ाई में सिर्फ ये दो रैंक 5 गू मास्टर्स हाई एक दूसरे को धमकी दे सकते थे। हालांकि उनकी हालत बहुत खराब थी। जब तक उनका प्राइमीवल एसेंस खत्म नहीं हो जाता, दूसरे सिर्फ हेल्पलेसली देखते रह सकते थे। स्काई क्रेन लॉर्ड ने देखा कि फ्लाइंग क्रेन्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि फ्लाइंग क्रेन किंग डोर ब्लड रिवर पाइथन से लड़ रहा था। अपने बारे में वो अपनी इंजन के अलावा ठीक से कुछ भी नहीं हिला पा रहा था, क्योंकि उसका की और खून कॉन्फ्लिक्ट में था। उसने अपना ध्यान रेज आईब्रोज और एक्सेल गू पर कंसंट्रेट किया, जिससे प्राइमीवल एसेंस की खपत बहुत तेजी से बढ़ गई। फर्स्ट जेन गुयू मरने की कागार पर था। उसके प्राइमीवल सी में प्राइमीवल एसेंस तेजी से कम हो गया, और एक बार जब यह पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाएगा, तो उसके गू वॉर्म्स के पास डेमन सप्रेशन आयन चेन गू के दबाव का विरोध करने के लिए कोई प्राइमीवल एसेंस नहीं बचेगा। एक बार ऐसा हो गया, तो प्रॉब्लम निप्ट इन द बड गू वॉर्म्स को निकालना और उन्हें सील करना शुरू कर देगा। वही सच में अनंत होगा। फर्स्ट जेन गुयू घबराहट में चिल्लाया, जल्दी मेरी मदद करो। भुओं को पकड़ो और अपना प्राइमीवल एसेंस एक्टिवेट करो। चलो मदद करते हैं। पहले पूर्वज की मदद करो। चलो। गू मास्टर्स का एक बड़ा ग्रुप मदद के लिए गया, न सिर्फ गुयू क्लैन से, बल्कि बाय और जोंग क्लैन से भी। जब फर्स्ट जेन गुयू भी इन सफेद भुओं को नहीं काट पाया, तो इन गू मास्टर्स के तरीके कैसे काम करते? वो सिर्फ वैसा ही कर सकते थे जैसा फर्स्ट जेन गुयू ने कहा, अपने हाथ बढ़ाकर सफेद भुओं को पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने सफेद भुओं को छुआ, कुछ भुएं अलग हो गईं और उनकी कलाइयों, बाहों और आखिर में उनके शरीरों के चारों तरफ लिपट गईं। दर्दनाक चीखें एक के बाद एक गूंजने लगी। एक रैंक 2 गू मास्टर का प्राइमीवल एसेंस एक रैंक 5 प्राइमीवल एसेंस से कैसे लड़ सकता था? थोड़ी ही देर में उनका प्राइमीवल एसेंस साफ हो गया। उनका प्राइमीवल सी खाली हो गया। उनके एपर्चर्स पूरी तरह से सूख गए। उनके एपर्चर्स में दरारें पड़ने लगी और आखिर में टूटकर बिखर गए। एपर्चर इंसान के शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा था, दिल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार एपर्चर टूट गया, तो कई गू मास्टर्स की ईर्ष्या ऊपर चढ़ गईं और उन्होंने वहीं अपनी जान दे दी। भाड़ में जाओ, फर्स्ट जेन गुयू ने गुस्से में गाली दी। डेमन सप्रेशन आयन चेन गू और भी कास रहा था, स्किन और मांस में घुस रहा था, हड्डियों से कट कट की आवाजें आने लगी थी। ये कहना सही था कि टाई जू लैंग की मौत के साथ
इस डेमन सप्रेशन आयन चेन गू को अपने गू मास्टर से प्राइमेवल एसेंस नहीं मिल सकता था और इसे एक्टिवेट नहीं होना चाहिए था। लेकिन यह बजर्क ब्लड गू से इन्फेक्टेड हो गया था और इसलिए यह हवा में से प्राइमेवल एसेंस अब्जॉर्ब कर सकता था। साथ ही डेमन सप्रेशन आयन चेन गू टाई जूलेंग का गू था, इसलिए इसमें फर्स्ट जेन गुयू को काबू में करने की टाई जूलेंग की इच्छा थी। फर्स्ट जेन गुयू का प्राइमेवल एसेंस तेजी से खत्म हो रहा था और वो ज्यादा देर तक इसे सह नहीं पाता। कई गू मास्टर्स जो मदद के लिए दौड़ रहे थे, ये देखकर उनकी रफ्तार धीमी हो गई। किस बात से डर रहे हो? अगर पहले पूर्वज हार गए तो हम भी मरेंगे। क्या तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? फैंग युआन चिल्लाया। वो जल्दी से फर्स्ट जेन गुयू के पास गया और सफेद भूहों को पकड़ लिया। थाउजेंड ली अर्थवुल्फ स्पाइडर पहले ही मर चुका था और दुश्मन के पास फ्लाइंग क्रेन्स द जो पीछा करके हमला कर सकते थे। अगर वो अकेले भागने की कोशिश करता तो उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। इसके विपरीत, अगर वो फर्स्ट जेन गुयू की मदद करता और दोनों तरफ एक दूसरे से लड़कर मर जाते तो शायद उस कुछ फायदा हो सकता था। सफेद भूहें फैंग युआन की कलाइयों पर मजबूती से जकड़ गईं, फिर उसकी बाहों तक पहुंची और एक बेल की तरह उसकी कमर की तरफ रेंगने लगी। उसके अपचर में स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस तेजी से खर्च हो रहा था, लेकिन फैंग युआन ने दांत भींचे रखे और दाता रहा। उसका यह काम एक मिसाल बन गया। दूसरे गू मास्टर्स को जोश आया और वो एक के बाद एक आगे बढ़े। चलो साथ मिलकर करते हैं, शायद हमें जीने का एक मौका मिल जाए। सही कहा, एकता में ही शक्ति है। साई, अब और कर भी क्या सकते हैं, हमें अपनी जान दांव पर लगानी ही पड़ेगी। अनगिनत हाथों ने सफेद भूहों को छुआ। गू मास्टर्स मरते रहे और कई दूसरे गू मास्टर्स खपत को पूरा करने के लिए उनकी जगह लेते रहे। हा, एक रैंक 5 से लड़ना कितना शानदार और मजेदार है। बाई निंग बिंग भी आगे बढ़ा। जिंदगी या मौत का फैसला इसी से होगा। जोंग जाओ मन भी इसी तरह खड़ी हो गई। फैंग जेंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो जंगल में खो गया था और गांव वापस नहीं आ पाया था। वो जिंदा था या मर गया, कोई नहीं कह सकता था, लेकिन सब कुछ उसके लिए बुरा ही लग रहा था। वक्त स्पैल बहुत धीरे गुजर रहा था, असहनीय हो गया था। जैसे जैसे वक्त गुजरा, कई गू मास्टर्स मर गए। कुछ गू मास्टर्स ने सीधे स्काई क्रेन लॉर्ड पर हमला किया, लेकिन उसके चारों तरफ का सफेद घेरा माउंट टाई की तरह मजबूत खड़ा रहा। इस खपत वाली लड़ाई में सिर्फ रैंक 3 गू मास्टर्स हाई अपनी जगह बनाए रख सकते थे। कई गू मास्टर्स का कॉन्फिडेंस हिलने लगा और वो हिचकिचाने लगे। दोनों तरफ डेडलॉक में फैंस गए थे। स्काई क्रेन लॉर्ड ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मेरी जीत पक्की है, तुम सब मरोगे। रैंक 3 और रैंक 5 के बीच बहुत बड़ा गैप था। रैंक 4 शायद सिचुएशन को आसा कर सकते थे, लेकिन तीनों रैंक 4 क्लैन लीडर्स पहले हाई स्काई क्रेन लॉर्ड द्वारा मारे जा चुके थे। फर्स्ट जेन गुयू लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था, जबकि सफेद भुएं भी उसके चारों तरफ लिपट चुकी थी और उसके माथे पर प्रॉब्लम निप्ट इन द बड गू हिल रहा था। उसके अपचर में अब बहुत कम प्राइमेवल एसेंस बचा था। अचानक प्रॉब्लम निप्ट इन द बड गू ने एक हल्की पीली रोशनी छोड़ी और धीरे धीरे फर्स्ट जेन गुयू के अपचर से एक पीली रोशनी का गोला निकला। ये पीली रोशनी मुट्ठी से बड़ी लेकिन एक बेसिन से छोटी थी। ये धीरे धीरे जमीन पर उतरी और पीली रोशनी की सिर्फ एक हल्की सी झलक बाकी रह गई। एक गू जो क्रिस्टल खोपड़ी जैसा दिखता था सामने आया। गू एक बच्चे की खोपड़ी जैसा था जो हथेली पर फिट हो सकता था, और खोपड़ी एक क्रिस्टल की तरह थी जो लाल रंग की खून की धारियों से भरी हुई थी। ब्लड स्कल गू, सदियों बाद आखिरकार मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। स्काई क्रेन लॉर्ड ने दूर से देखा और खुशी के आंसू रो पड़ा। वो बेहद भावुक था। चैप्टर 194, ब्लड कर्टन स्काई फ्लावर। फर्स्ट जेन गुयू ने अपने खून से साने दांतों को इतनी जोर से भींचा कि उनसे चटकने की आवाज आने लगी, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। जद्दोजहद करना तो दूर की बात थी। अचानक एक और रोशनी का गोला पीले टैलिस्मन ने पकड़ लिया और वो जमीन पर गिर गया, एक बदलते हुए काले और सफेद ताइजी लाइट स्फीयर में बदल गया। दो अजीब गू वॉर्म्स रोशनी के गोले के अंदर एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। जैसे जैसे ताइजी लाइट स्फीयर घूमता रहा, उनमें अजीम डाव के निशान दिख रहे थे, जिससे कई गू मास्टर्स हैरान हो गए। ये कौन सा गू है? बाई निंग बिंग और कई दूसरे लोग हैरत में थे। ये तो असल में एक रैंक 4 है। फैंग युआन की एड कॉन्सेंट्रेशन से आका गई। यिन यांग रोटेशन गू, स्काई क्रेन लॉर्ड चीखा, उसके चेहरे पर साफ साफ हैरानी दिख रही थी। वो कुछ देर तक हैरान खड़ा रहा, फिर उसने अपना सर उठाया और हंसने लगा। मेरे अच्छे सीनियर ब्रदर, मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए इतना अच्छा गू ढूंढने के लिए। हाँ, तुम असल में वापस इंसान बनना चाहते थे, लेकिन अफसोस, तुम्हारा प्लान मैंने बर्बाद कर दिया।
फर्स्ट जेन गुयू बेचैनी से अपने पैर हिलाने लगा और गुर्राया। उसने अपनी सारी तहजीब खो दी थी। चाहे ब्लड स्कल गू हो या येन यांग रोटेशन गू, दोनों हाई उसके हजारों साल के प्लान के लिए अहम थे। ए फ्लैट, दोनों हाई सील कर दिए गए थे और निकाल लिए गए थे। उसकी सारी मेहनत अब धुएं में उड़ने वाली थी। स्काई क्रेन लॉर्ड की मुस्कान और भी खुशनुमा हो गई। उसकी बदले की ख्वाहिश फर्स्ट जेन गुयू के इस एक्सप्रेशन को देखकर पूरी तरह से संतुष्ट हो गई। एक और पीली रोशनी जो पकड़ी गई थी, जमीन पर गिरी। ये एक लाल रंग का गू था और एक पारदर्शी पानी के गोले जैसा दिख रहा था। इस गू को देखकर फर्स्ट जेन गुयू अचानक जद्दोजहद करना बैंड कर दिया। वो खुश हो गया। उसने अपना खूनी मुंह खोला, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए चिल्लाया, जल्दी इस गू वर्म को नाश्त कर दो। कई गू मास्टर्स ने यह सुनते ही तुरंत आगे बढ़कर अपने हमले इस्तेमाल किए। इस गू को प्रॉब्लम निप्ट इन द बड गू ने सील कर रखा था, जिससे फर्स्ट जेन गुयू इसे अपने विचारों से एक्टिवेट नहीं कर सकता था। सतह पर एक पीली रोशनी की परत थी जिस पर एक छाप थी। इसे सिर्फ टाइजू लेंग या कुछ खास गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके ही खोला जा सकता था। लेकिन ये गू एक एक्सपेंडेबल गू था और खास था क्योंकि इसे एक्टिवेट करने के लिए नाश्त करना जरूरी था। कई गू मास्टर्स ने हमला किया। पीली रोशनी की छाप सिर्फ एक सीलिंग गू वर्म थी और उसमें कोई डिफेंसिव पावर नहीं थी। कई हमलों के बाद पीली रोशनी की छाप टूट गई और उसके साथ हाई सील्ड गू वर्म भी नाश्त हो गया। बस एक हल्की सी आवाज गूंजी और एक खून की रोशनी खिल उठी, अचानक फैलकर कुछ ही पलों में एक गोलाकार ढाल में बदल गई। फर्स्ट जेन गुयू ढाल के अंदर था, जबकि स्काई क्रेन लॉर्ड बाहर। खूनी लाल ढाल का रंगे 6 मुंह था और बाइनिंग बिंग और फैंग युआन दोनों ढाल के अंदर जबकि जोंग जाओ मन और कुछ दूसरे बाहर थे। सबसे हिम्मत बढ़ाने वाली बात यह थी कि सफेद भुएं इस ढाल से तुरंत 2 हिस्सों में कट गईं। सफेद भुओं के टूटने के साथ फैंग युआन और दूसरों ने अपने शरीरों पर वापस कंट्रोल पा लिया। इस ढाल का ऑरा रैंक 5 तक पहुंच रहा है, लेकिन ये वाटर कर्टन स्काई फ्लावर गू जैसा क्यों लग रहा है? फैंग युआन हैरान था। उसने ये गू पहले कभी नहीं देखा था। स्काई क्रेन लॉर्ड इस ढाल से अलग हो गया था और वो लड़खड़ते हुए उठा और फिर ठंडी हंसी हंसा, सीनियर ब्रदर, क्या कमाल की चाल है, तुमने तो पलटवार करके मेरे रेज आईब्रोज और एक्सेल गू को तोड़ दिया। अफसोस है कि ऐसी मामूली सुरक्षा मेरे खिलाफ काम नहीं करेगी, तुम बस अपनी आने वाली हार को थोड़ा लंबा कर रहे हो। फर्स्ट जेन गुयू इसके बजाय जोर से हंसा, जूनियर ब्रदर, क्यों ना खुद ट्राई करके देख लो? मेरा भी यही इरादा है। स्काई क्रेन लॉर्ड की आंख में मारने का इरादा चमका। अनगिनत फ्लाइंग क्रेन्स और पंख वाले तीर ढाल की तरफ छोड़े गए, जबकि उसकी आंख ने भी उसी वक्त सफेद किरणें भेजी। लेकिन खून की ढाल अभी भी अटल थी और पहले जैसी ही स्थिर थी। स्काई क्रेन लॉर्ड का चेहरा बेहद काला पड़ गया जब उसने अपने हमले रोके। ये कौन सा गू है? गुयू ने पहले अपना सर पीछे किया और हंसा, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। ये मेरा खुद का बनाया हुआ गू है, ब्लड कर्टन स्काई फ्लावर गू। वाटर कर्टन स्काई फ्लावर गू एक रैंक 4 गू रैंक 5 गू के हमलों को रोक सकता है। ये गू रैंक 5 का है और इसका डिफेंस और भी पावरफुल है। वाटर कर्टन स्काई फ्लावर गू अपने मालिक को अंदर बाहर जाने से रोकता है, लेकिन ये ब्लड कर्टन स्काई फ्लावर गू मुझे बाहर जाने देता है। जूनियर ब्रदर, बेचैन मत हो, तुम धीरे धीरे हमला कर सकते हो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। बस इंतजार करो जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं, फिर मैं बाहर आकर तुम्हारा कुत्ते का सर काट दूंगा। अच्छा हा, चोर कहीं के, बस शेखी बघारते रहो। स्काई क्रेन लॉर्ड परेशान था। पहले सब कुछ उसके कंट्रोल में था, लेकिन ये सोचना कि फर्स्ट जेन गुयू कुछ हद तक रिकवर कर लेगा और सिचुएशन फिर से डेडलॉक में बदल जाएगी। उसने पागलों की तरह और बेहद बेरहमी से हमला किया, ढाल के बाहर के सभी गू मास्टर्स को मार डाला, जिसमें जोंग जाओ मन भी शामिल थी। लेकिन ब्लड कर्टन स्काई फ्लावर गू के अंदर सब कुछ शांत और चुपचाप था। खून की ढाल माउंट ताई की तरह स्थिर थी और ढाल के अंदर गू मास्टर्स के ग्रुप ने राहत की सांस ली। पहले पूर्वज सच में एक अद्वितीय नायक हैं। हम आखिरकार बच गए। पहले पूर्वज अपनी दिव्या शक्ति दिखाएंगे और ये आदमी जरूर हारेगा। ये है रैंक 5 गू मास्टर की ताकत। मैं सच में ऐसी ताकत के सामने अभी भी जिंदा हूं। गू मास्टर्स ने जश्न मनाया और नारे लगाए। इसके विपरीत बाइनिंग बिंग ने नाक सिकोड़ी। उसकी मौत 10 एक्सट्रीम एप्टीट्यूड के कारण तय थी, लेकिन इस डेडलॉक ने उसकी शान कम कर दी और वो इससे खुश नहीं था। स्काई क्रेन लॉर्ड ने काफी देर तक हमला किया पर कोई नतीजा नहीं निकला। एक पाल वो अचानक रुक गया जैसे उस होश आ गया हो। फर्स्ट जेन गुयू के शब्द यूज ब्लड कर्टन स्काई फ्लावर गू पर हमला करने और अपना प्राइमेवल एसेंस बर्बाद करने के लिए उकसाने के लिए थे। अगर वो गलत नहीं था तो इस ब्लड कर्टन स्काई फ्लावर गू का असर भी वाटर कर्टन स्काई फ्लावर गू जैसा ही था।
इसकी फ्यूजन की कीमत बहुत ज्यादा थी और ये वन टाइम यूज एक्सपेंडेबल कैटेगरी का था, लेकिन इसका डिफेंस बहुत हाई था, चाहे एक निश्चित समय के लिए ही सही। ये एक निश्चित समय के बाद अपने आप ही गायब हो जाएगा। ये सोचते ही स्काई क्रेन लॉर्ड क्रॉस लेग बैठ गया। फिर उसने 2 प्राइमेवल स्टोन्स निकले और उन्हें दबाया, अपना प्राइमेवल एसेंस रिकवर करना शुरू कर दिया। मेरी मदद करो, तुम्हें सिर्फ मेरी मदद करके ही जीने का मौका मिलेगा। प्राइमेवल स्टोन्स, मुझे बड़ी संख्या में उनकी जरूरत है। फर्स्ट जेन गुयू चिल्लाया। आसपास के गू मास्टर्स ने तुरंत प्राइमेवल स्टोन्स निकले और उसके चारों तरफ ढेर लगा दिया। फर्स्ट जेन गुयू ने अपना खूनी मुंह चौड़ा करके खोला और गहरी सांस ली, प्राइमेवल स्टोन्स को अपने मुंह में खींच लिया। क्रैक, उसने प्राइमेवल स्टोन्स चबाए। बड़ी मात्रा में नेचुरल प्राइमेवल एसेंस उसके अपचर में दाखिल हुआ। ये देखकर स्काई क्रेन लॉर्ड बेचैन हो गया और चिल्लाने लगा, उस मत दो, बेवकूफों। जैसे ही वो अपनी मूवमेंट वापस पालेगा, वो तुम सबको मार देगा और तुम्हारा खून अपनी एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तुम अपनी बर्बादी खुद कर रहे हो। HMPH, इतनी नीच चाल चल रहे हो हम में फूट डालने के लिए, कितना मजाकिया है। जल्दी करो, ये बूढ़ा चोर हमें देने से माना कर रहा है, इसका मतलब हमें और भी ज्यादा प्राइमेवल स्टोन्स देने चाहिए। सब कुछ लॉर्ड एंसेस्टर पर निर्भर है। गू मास्टर्स ने दिल खोलकर प्राइमेवल स्टोन्स दिए और जल्द ही बड़ी मात्रा में प्राइमेवल स्टोन्स फर्स्ट जेन गुयू के मुंह में चले गए। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग किनारे से बेपरवाही से देख रहे थे। एक सामान्य शरीर इतनी बड़ी मात्रा में प्राइमेवल एसेंस को सहन नहीं कर सकता, लेकिन फर्स्ट जेन गुयू का ब्लड वाइट ज़ॉम्बी शरीर शक्तिशाली और मजबूत था। उसके प्राइमेवल सी में प्राइमेवल एसेंस तेजी से बढ़ने लगा। डेमन सप्रेशन आयन चेन गू कमजोर हो रहा था और कुछ देर बाद ये खून के एक तालाब में बदल गया। ये पूरी तरह से मर चुका था। बंधनों के हटने के साथ फर्स्ट जेन गुयू ने एक लंबी दहाड़ मारी और अपना ब्लड वाइट वाइटल गू एक्टिवेट किया। बड़ी मात्रा में खून उसके शरीर में समा गया और कुछ ही पलों में उसके शक्तिशाली हाथ फिर से उगाए जिनके पंजे चाकू की तरह तेज थे। उसने एक दिल खोलकर हंसी हंसी और फिर खड़ा हो गया। ठीक उसी पाल उसके माथे पर लगा प्रॉब्लम निप्ट इन द बड गू भी खून के एक तालाब में बदल गया और पूरी तरह से गायब हो गया। लगता है आसमान नहीं चाहता कि मैं मरूं। फर्स्ट जेन गुयू ने अपना सर पीछे करके हंसा। हम पहले पूर्वज से अनुरोध करते हैं कि इस बूढ़े चोर का सर कलम कर दें। जब लॉर्ड एंसेस्टर अपनी चाल चलेंगे, वो जरूर सफल होंगे। गू मास्टर्स का ग्रुप खुशी से झूम उठा। फर्स्ट जेन गुयू की हंसी धीरे धीरे रुक गई और उसकी ईंट में आग जल रही थी जब उसने धीरे धीरे कहा, मैं जरूर अपने दुश्मन को मारूंगा, लेकिन उस मारने से पहले मुझे एक और काम करना है। गड़बड़ है। फैंग युआन का दिल अचानक उछल गया जब उसने आवाज का लहजा सुना और वो चुपके से ग्रुप के किनारे की तरफ बढ़ गया। उसके पास के लोग इस बात से हैरान थे, लेकिन उनमें अभी भी लड़ने का जोश भरा हुआ था। हमें नहीं पता कि पहले पूर्वज को क्या करना है, लेकिन हम पूर्वज की सेवा अपनी पूरी शक्ति से करेंगे। फर्स्ट जेन गुयू ने अपना सिर पीछे करके एक कहकहा लगाया, हाँ, जो काम मुझे करना है वो है तुम्हारी जाने लेना। क्या? भीड़ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। फर्स्ट जेन गुयू ने लेकिन अपनी चाल चलने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। स्क्वेल्च, उसके पंजे ने तुरंत अपने पास खड़े एक रैंक 3 गू मास्टर को छेड़ दिया। जब उसने अपनी हथेली वापस खींची तो उस पर एक धड़कता हुआ दिल था। ये गू मास्टर एक गुयू क्लैन का सदस्य था और इस वक्त उसके चेहरे पर विश्वास न करने वाले भाव थे। उसने एक जोर की चीख मारी, खून एक फव्वारे की तरह उछला जब वो सर ऊपर करके नीचे गिर गया। अच्छा खून है, इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता, फर्स्ट जेन गुयू ने कहा। अपने दिमाग के एक इशारे से ब्लड स्कल गू ऊपर उड़ा और इस गू मास्टर के शरीर के चारों तरफ एक चक्कर लगाया। गू मास्टर का शव थरथराया और उसके अंदर का सारा खून ब्लड स्कल गू ने खींच लिया, उसकी 2 खाली उंगली के गड्ढों में जा घुसा। जब ब्लड स्कल गू ने जी भर कर पी लिया तो उसकी क्रिस्टल खोपड़ी पर खून की लकीरें और भी चमकदार हो गईं। पहले पूर्वज, आप। जैसे हाई ग्रुप पूरी ताकत से पीछे हटा, कोई चिल्ला उठा। शोर। फर्स्ट जेन गुयू का साया चमका और इस शख्स के सामने आ गया, उसके शरीर को एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट दिया। खून उछला और ब्लड स्कल गू द्वारा सोख लिया गया। पहले पूर्वज, तुम एहसान फरामोश जानवर, अगर हमारे प्राइमेवल स्टोन्स ना होते तो तुम्हारे पास लड़ने की ताकत कहां से आती? ये पहला पूर्वज कोई शरीफ आदमी नहीं है, सब मिलकर हमला करो और इसे मार डालो। सही है, एकता में ही बाल है। आहा का लिंक। एक खूनी कतलर ए आम शुरू हो गया। फर्स्ट जेन गुयू एक पीक रैंक 5 था और उसने अपना प्राइमेवल एसेंस पूरी तरह से रिकवर कर लिया था। यह गू मास्टर्स बस रैंक 1,
रैंक 2 या ज्यादा से ज्यादा रैंक 3 तो वो उसका मुकाबला कैसे कर सकते थे? और ये ब्लड कर्टन स्काईफ्लावर ने अंदर और बाहर को अलग कर दिया था, एक बैंड जगह बना दी थी। सिर्फ इसका मालिक फर्स्ट जेन गू यूहाई बाहर जा सकता था। लेकिन एक बार वो बाहर निकल गया तो वो दोबारा अंदर नहीं आ सकता था। यूज ब्लड कर्टन स्काईफ्लावर को नाश करना पड़ता या उसके गायब होने का इंतजार करना पड़ता। गू मास्टर्स का ग्रुप भाग नहीं पा रहा था। उन्होंने लड़ने की कोशिश की लेकिन फर्स्ट जेन गू यू ने उन्हें पूरी तरह से हराकर मार डाला। बाई क्लैन और जॉन्ग क्लैन के गू मास्टर्स के अलावा उसने हर गू यू क्लैंसमैन को मार डाला और ब्लड स्कल गू का इस्तेमाल करके खून सोख लिया। सैकड़ों को मारने के बाद रैंक 4 ब्लड स्कल गू लाल चमक रहा था, क्योंकि ये जितना सोख सकता था उसकी हद तक पहुंच चुका था। फर्स्ट जेन गू यू जोर से हंसा और ब्लड स्कल गू को बुलाया। ब्लड स्कल गू उसकी तरफ आया और उसके सर के ऊपर तैरने लगा। इस दिन, इस पाल, मेरी सदियों की कठिन योजना आखिरकार सफल हुई। उसने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। इस पाल, ब्लड स्कल गू ने अपना कासकर बैंड मुंह खोला और एक खून का फव्वारा उगल दिया। खून के फव्वारे में खून की बदबू नहीं थी, बल्कि उससे एक मीठी आरामदायक खुशबू आ रही थी। ये खून का फव्वारा ऊपर से फर्स्ट जेन गू यू पर गिरा और उस पूरी तरह से भिगो दिया। लेकिन अजीब और रहस्यमयी बात यह थी कि खून के फव्वारे की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। सारा खून फर्स्ट जेन गू यू के शरीर पर चिपक गया, फिर धीरे धीरे अंदर समा गया, आखिरकार अपचत तक पहुंच गया। फर्स्ट जेन गू यू वहीं खड़ा रहा। वो चुप था और उसका सर नीचे था जब वो इस पल का आनंद ले रहा था। अचानक वो एक पागलपन भरी हंसी के साथ फूट पड़ा। काका काका, मेरा एप्टीट्यूड बढ़ गया है, मेरा एप्टीट्यूड सच में बढ़ गया है। बाकी के गू मास्टर्स कांप उठे। खून की ढाल के बाहर स्काई क्रेन लॉर्ड ने फर्स्ट जेन गू यू की तरफ इशारा किया और गुस्से से चिल्लाया, मेरा ब्लड स्कल गू मुझे वापस करो। चैप्टर 195, तो फिर मुझे एक राक्षस बनने दो। फर्स्ट जेन गू यू और भी ज्यादा खुशी से हंसा। अचानक उसने हंसना बैंड कर दिया और लॉर्ड स्काई क्रेन की तरफ मुड़ा, नफरत से भरी आवाज में बोला, जूनियर ब्रदर, तुमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा, है ना? हम दोनों मास्टर द्वारा पाले गए अनाथ थे, लेकिन बचपन से ही मास्टर ने हमेशा तुम पर ज्यादा लाड प्यार बरसाया। क्यों? क्या इसलिए नहीं कि तुम्हारा एप्टीट्यूड A ग्रेड है और मेरा सिर्फ C ग्रेड? जाहिर है, तुम्हारे A ग्रेड एप्टीट्यूड के साथ तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। क्या तुम जानते हो, मेरे C ग्रेड एप्टीट्यूड के साथ मुझे तुम्हारी रफ्तार से कदम मिलाने के लिए तुम्हारे मुकबल कितना पसीना और मेहनत करनी पड़ी? भले ही हमें राइचस पाथ्स के ट्विन क्रेन्स कहा जाता था, तुम हमेशा मुख्य थे और मैं दूसरा। तुम सबसे चमकते सितारे की तरह थे, सिर्फ इसलिए कि तुम एक ग्रेट जीनियस थे। तुम्हारी किस्मत भी अच्छी थी और तुमने ब्लड सी एंसेस्टर के असली विरासतों में से एक हासिल कर ली। ब्लड स्कल गू रिश्तेद एरन के खून को साफ करके उन्हें मारकर अपचर में डाल सकता था, यूज अपग्रेड कर सकता था। क्या तुम जानते हो इस वक्त मेरा मूड कैसा था? मैं दिन रात सोचता रहा, अनगिनत स्कीम्स के बारे में सोचता रहा। मैं जानता था कि ब्लड स्कल गू हाई मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके साथ मैं अपनी जिंदगी बदल सकता था, अपनी किस्मत बदल सकता था। लेकिन वो मेरा है, मेरा। लॉर्ड स्काई क्रेन इतने गुस्से में था कि वो बार बार अपने पैर पटकने लगा। हाँ, वो तुम्हारा है। फर्स्ट जेन गू यू ने सिर हिलाया, तुम्हारा एप्टीट्यूड कमाल का है और तुम्हारी किस्मत भी कमाल की है। साफ है, हमने एक साथ शुरुआत की, एक साथ दुश्मनों को मारा, लेकिन आसमान ने सिर्फ तुम्हें ही सराहा, तुम्हें असली ब्लड सी विरासत दी। क्या तुम जानते हो, जब मैं तुम्हारा घमंडी चेहरा देखता था और तुम्हें अपने भविष्य के प्लान्स के बारे में बात करते सुनता था, जब मैं जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था, मुझे अचानक एहसास हुआ आसमान ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें A ग्रेड एप्टीट्यूड और असली ब्लड सी विरासत दी। लेकिन मैं इसका क्या कर सकता था? मैं तो सिर्फ एक मामूली C ग्रेड टैलेंट था, तो मैं सिर्फ अपने दम पर कैसे सफल हो सकता था? मैं सिर्फ छीन सकता था, लूट सकता था। जो मेरा नहीं था उस अपना बना सकता था। आसमान ने मेरे लिए जो किस्मत लिखी थी वो थी कि मैं किसी के नीचे झुकूं, मुझे दूसरों के पीछे एक साया बना दे। लेकिन मैं सहमत नहीं हूं, आखिर किस बुनियाद पर उसने मुझे नीचे और तुम्हें ऊपर रखा? फर्स्ट जेन गू यू आखिर में असल में रोता और सिसकता हुआ लगा। ब्लड व्हाइट ज़ॉम्बी का रूप बेहद डरावना था, और इस अजीब आवाज के साथ जो भी इसे सुनता उसकी हड्डियों में ठंडक समा जाती। जब आसमान मेरा साथ नहीं देता, मास्टर मुझे प्यार नहीं करते, दूसरे लोग मुझे अहमियत नहीं देते, तो मैं सिर्फ खुद से ज्यादा प्यार कर सकता हूं, मैं सिर्फ खुद को ज्यादा अहमियत दे सकता हूं, मैं सिर्फ खुद पर ज्यादा भरोसा कर सकता हूं, मैं सिर्फ ज्यादा मेहनत कर सकता हूं, मैं सिर्फ ज्यादा खतरे मोल ले सकता हूं, मैं सिर्फ खुद को और ज्यादा झोंक सकता हूं।
सिर्फ तभी मैं सफल हो सकता हूं। लेकिन राइचस पथ नैतिकता, आचार, भाईचारे, योग्यता, पदानुक्रम की बातें करता है। मैं सिर्फ एक अकेला इंसान हूं, एक आम आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई टैलेंट नहीं और कोई संसाधन नहीं। तो बताओ, मैं कैसे सफल हो सकता था? राइचस पाथ के साथ मैं सिर्फ अपना शोषण और जुल्म होने दे सकता था। मैं सिर्फ इन युवा मास्टर्स और जीनियसेस को ऊपर देख सकता था। भले ही मैं अपनी योग्यता बढ़ता रहता, जब तक मैं बूढ़ा ना हो जाता, मुझे सिर्फ मामूली सफलता मिलती। ये है राइचस पाथ, एक बकवास रास्ता। सिर्फ एक राक्षस बनकर, नैतिकता, भाईचारे, सामाजिक नियमों को त्याग कर और एक बड़ी कीमत चुकाकर, मैं कांतों और झाड़ियों के बीच एक दूसरा रास्ता ले सकता था, एक रास्ता जो सिर्फ मेरा था। इसलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, तुम्हारी ब्लड सी की असली विरासत छीनी और एक राक्षस बन गया। हाँ, और मैं एक राक्षस बन गया। मैं एक राक्षस बन गया। मैं एक राक्षस बन गया। आवाज खून की ढाल के अंदर गूंजती रही। ढाल के बाहर लॉर्ड स्काई क्रेन एक शांत और गंभीर मूड में था। फर्स्ट जेन गुयू ने धीरे धीरे हंसना बैंड किया और फिर से कत्ल करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में गू मास्टर्स मारे गए, उनका खून ब्लड स्कल गू ने सोख लिया और खून के फव्वारे में जमा होकर फर्स्ट जेन गुयू के अपर्चर में गिरने लगा, उसकी एप्टीट्यूड बढ़ाने लगा। एप्टीट्यूड जितना ऊंचा होता, उतना हाई ज्यादा प्राइमेवल एसेंस एपर्चर में स्टोर किया जा सकता था। जैसे जैसे फर्स्ट जेन गुयू ने और गुयू क्लैंसमैन को मारा, उसकी एप्टीट्यूड बढ़ती गई। प्राइमेवल स्टोन्स चबाने के बाद उसका प्राइमेवल एसेंस बढ़ गया और उसकी लड़ने की शक्ति और भी शक्तिशाली हो गई। खून की ढाल के बाहर लॉर्ड स्काई क्रेन चिंता से जल रहा था, लेकिन ब्लड कर्टन स्काईफ्लावर एक गहरी खाई की तरह थी। वो सिर्फ आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस हार माननी पड़ी। जैसे जैसे समय बीतता गया, खून की ढाल के अंदर सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। बच्चे, तुमने हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस चुराया। मैं तुम्हें अपने गुनाह की माफी मांगने का एक मौका दूंगा। चुपचाप यूज द डू और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। फर्स्ट जेन गुयू कदम दर कदम पास आता गया, उसका कातिलाना इरादा फैंग युआन पर टिका हुआ था। फैंग युआन जानता था कि उसके बचने का मौका कम है, लेकिन उसका चेहरा नहीं बदला और उसने उल्टा ताना मारा, तुम्हारी बकवास पर सिर्फ 3 साल के बच्चे ही धोखा खा सकते हैं। HMPH, अगर तुम और पास आए तो मैं हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस को नाश्त कर दूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने इस गू को रिफाइन किया है और एक सोच से इसे आसानी से खुद नाश्त करवा सकता हूं। ए फ्लैट तुम पर है। फर्स्ट जेन गुयू के कदम धीमे पद गए, फिर उसने दृढ़ता और तेजी से फैंग युआन की तरफ बढ़ना जारी रखा। बच्चे, तुम में हिम्मत है और तुम होशियार भी हो। तुम वाकई मेरे वंशज हो। मैं तुम्हारा खून लूंगा और उस अपनी एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। बिल्कुल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। असल में मैंने एक ब्लड टाइप गू का इस्तेमाल करके अपने वारिस की ब्लड लिनिएज को साफ किया था, ताकि एंशिएंट मून डेसोलेट यिन फिजिक वाले एक वंशज को सामने ला सकूं। जब तक मैं ऐसे जीनियस का खून सोख लेता, मैं अपनी एप्टीट्यूड को तेजी से 99% अपग्रेड एप्टीट्यूड तक बढ़ा सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं तुम लोगों को जाने दे सकता था, लेकिन अफसोस तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं लगती। हम्फ, मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत दिए जाने से है। अगर हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस मर जाता है तो मर जाए, लेकिन तुम जरूर मरोगे। उसके शब्द अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि उसकी पीठ पर लगे 2 पंख फड़फड़ाए, उस आगे धकेल दिया। पलक झपकते ही वो फैंग युआन के सामने आ गया। फर्स्ट जेन गुयू ने अपने दाएं हाथ से पकड़ने की कोशिश की। अस्पैल, फैंग युआन की ईद की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके रोंगटे खड़े हो गए जब वो तेजी से पीछे हटा। लेकिन एक रैंक 5 एक्सपर्ट से बचना आसान कैसे हो सकता था? खूनी पंजे उसके ऊपर आने ही वाले थे कि अचानक एक बर्फ का हाथ उसके साइड से घुस आया। बैंग, एक टक्कर की आवाज हुई और बर्फ का हाथ टूट गया और ठंडी हवा चारों तरफ फैल गई। फर्स्ट जेन गुयू को एक कदम पीछे हटना पड़ा। बाइनिंग बिंग, फैंग युआन हैरान हो गया जब वो इस शख्स को देखने के लिए मुड़ा जिसने उसकी मदद की थी। बाइनिंग बिंग ने अपना टूटा हुआ हाथ वापस ले लिया और घाव से ठंडी हवा निकली और तुरंत एक नए बर्फ के हाथ में बदल गई जैसे पहले था। बस इतना था कि हाथ में मांस नहीं था, वो पहले ही अपने 10 एक्सट्रीम एप्टीट्यूड की उम्र की सीमा तक पहुंच रहा था। सोचना भी नहीं था कि मुझे ऐसी शानदार मौत मिलेगी। अफसोस कि मैं इस लड़ाई का अंजाम नहीं देख पाऊंगा। बाइनिंग बिंग ने एक गहरी सांस ली, फिर अचानक मुस्कुराया और फैंग युआन को अपनी गहरी नीली पुतलियों से देखा। फैंग युआन, तुम और मैं एक ही तरह के लोग हैं। मेरी मौत पक्की है, लेकिन अगर तुम भी मर गए तो ये सच में अफसोस की बात होगी। इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है।
बाइनिंग बिंग शायद सिर्फ एक रैंक 3 गू मास्टर था, लेकिन जैसे जैसे उसकी मौत नजदीक आ रही थी, उसकी लड़ने की शक्ति एक फव्वारे की तरह तेजी से बढ़ रही थी। फर्स्ट जेन गुयू के खिलाफ जीतने की आखिरी उम्मीद वही था। क्या शर्त? फैंग युआन की नजर चमकी। बाइनिंग बिंग ने अपने दोनों हाथ ऐसे फैलाए जैसे वो दुनिया को गले लगा रहा हो। सफेद लिबास में, अपने बर्फ जैसे सफेद बालों और तेज भुओं के साथ, उसने कहा, मेरे लिए जियो और इस दुनिया के अनगिनत अजूबों को देखो। अस्पैल, फैंग युआन भावुक हो गया। ये आदमी। फैंग युआन ने बाइनिंग बिंग को देखा और उस लगा जैसे वो अपनी पिछली जिंदगी में अपने छोटे रूप को देख रहा हो। बाइनिंग बिंग के शब्द शायद बकवास लगे, लेकिन वो सच्चे थे। शायद आम लोग कभी इस पर विश्वास न करें, लेकिन फैंग युआन इन शब्दों में छिपे गहरे अर्थ को समझ गया। बाइनिंग बिंग एक टॉप जीनियस था, उसका टैलेंट आसमान के खिलाफ था, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम थी। उसने अपना रास्ता पहले ही ढूंढ लिया था और अपना विश्वास ढूंढ लिया था। वो मौत से नहीं डरता था, लेकिन इस दुनिया को छोड़ने का उस अफसोस था। यूज पछतावा था, लेकिन इस हालत में जहां उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, वो उन्हें सिर्फ फैंग युआन को सौंप सकता था। ओ, यह तो असल में नॉर्दर्न डार्क आइज सोल फिजिक है। टीएसके, कितने अफसोस की बात है कि तुम मेरे वंश के नहीं हो, वरना उन्हें मरने की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट जेन गुयू ने बुराई से मुस्कुराया। लेकिन तुम मुझे इस नॉर्दर्न डार्क आइज सोल फिजिक के भरोसे रोकना चाहते हो? कितने भोले हो। उसका साया गायब हुआ और अचानक बाइनिंग बिंग के सामने प्रकट हो गया। बूम! एक धमाके की आवाज हुई और दोनों ने एक दूसरे पर वार किया था। फर्स्ट जेन गुयू को 2 कदम पीछे धकेला गया, जबकि बाइनिंग बिंग की पूरी खोपड़ी और उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा उठ गया था। लेकिन अगले हाई पैल, क्रैकल, क्रैक, ठंडी हवा एरिया में फैल गई। बर्फ और पाला एक साथ जमकर फिर से शरीर और खोपड़ी को बना गए। बाइनिंग बिंग फिर से जिंदा हो गया। क्या? फर्स्ट जेन गुयू को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। 10 एक्सट्रीम एप्टीट्यूड्स बहुत कम देखे जाते थे और ये पहली बार था जब वो किसी का सामना कर रहा था। दोनों लोगों ने फिर से वार प्रतिवार किया। अंत में बाइनिंग बिंग का कल्टिवेशन लेवल कमजोर था और वो मजबूती से हारने की स्थिति में था, इसलिए हालत बहुत खराब लग रही थी। लेकिन चाहे फर्स्ट जेन गुयू यूज कितना भी मारे, वो नहीं मारा। इस वक्त बाइनिंग बिंग का नॉर्दर्न डार्क आइज सोल शरीर लगभग एक अमर शरीर के पास था। चाहे घाव कितने भी गंभीर हों, वो कुछ ही सेकंड में वापस जमकर अपने असली रूप में आ जाते थे। गुयू बो और भी गुस्से में और डर में आ गया और उसने पागलों की तरह अपने हमले बढ़ा दिए। बाइनिंग बिंग धीरे धीरे जिंदगी का सारा रंग खो रहा था, एक चलता फिरता बर्फ का आदमी बन गया था। यहां तक कि उसके सफेद बाल भी पतले बर्फ के टुकड़ों में बदल गए थे। आखिरकार वो समय आ ही गया था। मौत इस पैल उतर रही थी। इस फानी दुनिया में अनंत चमक, जहां आसमान और समुंदर दुनिया के अंत तक फैले हैं। जब हवाएं मेरी राख को वापस धरती पर उड़ा ले जाती हैं, ये पानी के अक्स में चमकते चांद से बेहतर नहीं। बाइनिंग बिंग ने एक हल्की मुस्कान के साथ एक कविता पढ़ी। इसके बाद उसके चेहरे का भाव जम गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और कोहरे जैसा पाला अचानक उठने लगा। क्रैकल! बड़ी मात्रा में बर्फ उसके पैरों के नीचे से फैलना शुरू हुई, फिर ग्लेशियर एक पहाड़ के जन्म की तरह उठने लगा। उमड़ती हुई शानदार बर्फ एक भूस्खलन की तरह थी, एक सुनामी की तरह, एक ड्रैगन की तरह जो लहरों पर लुढ़क रहा हो, जैसे यह फर्स्ट जेन गुयू की तरफ कुचलने के लिए बढ़ी। फर्स्ट जेन गुयू ने एक हॉन्फ छोड़ी और उसका सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके सिर के लाल बाल सब खड़े हो गए, उसके पूरे शरीर से खून का धुंध उठने लगा और बड़ी संख्या में ब्लड गिलेटिन और ब्लेडुइंग ब्लड बैट गू को ग्लेशियर से टकराने के लिए भेजा गया ताकि यूज थोड़ा सा भी धीमा किया जा सके। अंत में वो फिर भी ग्लेशियर द्वारा दबा दिया गया, कैद और निगल लिया गया। विशाल ग्लेशियर ने पूरे खून के शील्ड को भर दिया, लेकिन इसने फैंग युआन को नहीं छुआ क्योंकि वो बाइनिंग बिंग द्वारा जानबूझकर छोड़ी गई एक छोटी सी जगह में था। बैंग! ब्लड कर्टन स्काई फ्लावर एक हल्की आवाज के साथ फट गया। बिना किसी रुकावट के ठंडी हवा पागलों की तरह चारों तरफ फैल गई और बर्फ तुरंत जमकर एक ग्लेशियर बन गई जो फैलती चली गई। इसने ब्लड कर्टन स्काई फ्लावर गू के शील्ड को तोड़ दिया। ऐसी ताकत! लॉर्ड स्काई क्रेन ने ग्लेशियर का सामना करने की हिम्मत नहीं की और वो तुरंत हवा में उड़ गया। उसकी हैरान नजरों के नीचे ग्लेशियर फैलता रहा और असल में पूरे किंगमाओ पहाड़ को पहाड़ की चोटी से नीचे तक धक लिया। इस पैल में हरा भरा, फालता फूलता किंगमाओ पहाड़ बर्फ और बर्फ की एक भयानक जमीन में बदल गया। फैंग युआन के पैरों के नीचे बर्फीले जमीन लगातार ऊंची उठती जा रही थी, वो भी इस दृश्य को खुद देख रहा था। ये हजारों ली का ग्लेशियर एक युवा प्रतिभा के पतन का सबूत था और इसमें बाइनिंग बिंग का क्रोध और लाचार आ छिपी थी।
गड़बड़ है, मुझे इस जगह से जल्दी निकलना होगा। बाइनिंग बिंग की चेतना कमजोर हो रही है और धीरे धीरे मर रही है, वो पहले ही ग्लेशियर पर अपना नियंत्रण खो रहा है। फैंग युआन ने पाया कि जिस जगह पर वो था, वो सिकुड़ रही थी, बर्फ लगातार जम रही थी और आगे बढ़ रही थी, उसकी जगह को दबा रही थी। चैप्टर 196, एक बार फिर पुनर्जन्म। फैंग युआन ने तुरंत चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड का इस्तेमाल किया, साथ हाई ब्लड मून गू का भी, बर्फ को तोड़ने की कोशिश में। लेकिन बर्फ की परत बहुत ज्यादा मोटी थी और ठंडक रिस रही थी। बर्फ की हर परत जो वो काटी था, 2 परतें उग जाती। फैंग युआन एक निराशाजनक स्थिति में फंस गया था, बिना किसी रास्ते के खुद को आजाद करने के। उसी समय बर्फीली नदी के नीचे से खून की रोशनी उभरी। शुरू में खून की रोशनी का एक इशारा था, लेकिन जल्द ही ये फैल गई और भी मजबूत होती गई, जब तक कि एक खून के रंग की ऑरोरा ने यूएस जगह को घेर नहीं लिया। हा हा हा, एक लंबी हंसी के साथ खून की रोशनी आसमान की तरफ दौड़ी जब फर्स्ट जेन गुयू ने बर्फ तोड़ी और भाग निकला। हालांकि वो दयनीय लग रहा था, उसका लहजा घमंडी था, यह नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक, अगर वो रैंक 4 तक पहुंच जाता तो शायद वो मुझे मार सकता था। अफसोस उसके लिए, वो सिर्फ एक रैंक 3 पीक स्टेज है। ये कहते हुए उसने अपनी नजर बर्फीली नदी के अंदर फैंग युआन पर डाली। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक तुम्हें नहीं मार सका, तो मुझे करने दो। दूर आसमान में लॉर्ड स्काई क्रेन आराम से उड़ कर आया। जिस आयनबीक फ्लाइंग क्रेन किंग पर वो बैठा था, वो पहले हाई ब्लड रिवर पाइथन को मारकर लौट आया था जब वो पहले उड़ गए थे। इस वक्त पूरे किंग माओ पहाड़ में सिर्फ 3 लोग बचे थे। बाइनिंग बिंग पहले ही बर्फ का पहाड़ बन चुका था, उसकी चेतना खत्म हो चुकी थी। फैंग युआन एक अंबर के अंदर कीड़े की तरह था, बर्फ के अंदर फंसा हुआ। जहां तक डू रैंक 5 गू मास्टर्स की बात है, फर्स्ट जेन गुयू ने अपनी एप्टीट्यूड बढ़ाने के बाद उसका अपर्चर बहुत ज्यादा प्राइमेवल एसेंस स्टोर कर सकता था। लॉर्ड स्काई क्रेन आराम करने के बाद अपनी ज्यादातर ताकत वापस पा चुका था। दोनों की निगाहें फैंग युआन पर टिकी हुई थी। फर्स्ट जेन गुयू फैंग युआन को मारना चाहता था, उसका खून लेने के लिए। लॉर्ड स्काई क्रेन फर्स्ट जेन गुयू को रोकना चाहता था, और वो जाहिर है फैंग युआन की रक्षा करके खुद को सीमित नहीं करेगा, इसलिए वो सिर्फ पहले हमला करके फैंग युआन को मार सकता था। उनकी फितरत के हिसाब से वो एक दर्शक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरकार क्या होगा अगर दोनों घायल हो जाएं और तीसरा व्यक्ति इसका फायदा उठा ले? फैंग युआन ने एक आह भरी। उनकी निगाहें देखकर वो समझ गया कि उसका खेल खत्म हो गया है। उसने थंडरविंग्स गू और थाउजेंड ली अर्थवुल्फ स्पाइडर खो दिया था। अगर उसके पास वो होते भी, तो वो डू रैंक 5 गू मास्टर्स से नहीं बच सकता था। उसके पास सिर्फ रैंक 3 पीक स्टेज कल्टिवेशन था, जो रैंक 5 से तुलना नहीं कर सकता था। इस स्थिति में वो मछली के मांस की तरह था, आसानी से चाकुओं से काटा जा सकता था। और ये 2 बेहद तेज चाकू थे। वो लड़ाई में उन्हें नहीं हरा सकता था और उनसे भाग भी नहीं सकता था, लेकिन फैंग युआन के पास एक आखिरी चाल थी। वो है स्प्रिंग ऑटम सकाडा। फैंग युआन का दिमाग अपने अपर्चर में गया। उसके अपर्चर की रोशनी की दीवारें एक खुरदुरे पत्थर के अपर्चर में बदल चुकी थी। उसका स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस लगभग आधा बचा था। पत्थर के अपर्चर में अब रिकवरी की क्षमता नहीं थी, लेकिन फैंग युआन के हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस ने उसके अपर्चर में ऐसा दृश्य बनाए रखा था। ये सब अहम नहीं था, उसने अपना पूरा ध्यान बीच में मौजूद गू पर लगाया। उसका विटल गू, रैंक 6 स्प्रिंग ऑटम सकाडा। सिर्फ इस गू का इस्तेमाल करके ही वो समय की धारा के खिलाफ जा सकता था, एक नया चमत्कार रच सकता था। एक असंभव तरीके का इस्तेमाल करके किस्मत को ही बदल सकता था। फिर भी ऐसा तरीका बेहद जोखिम भरा था। समय की नदी महान दाओ में एक वर्जित क्षेत्र है, मरणशीलों को इसमें सफर करने की अनुमति नहीं है। एक बार जब वो प्रवेश करते हैं, तो ये स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को तोड़ना होता है और उन्हें दिव्यदंड का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, स्प्रिंग ऑटम सकाडा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए ये समय की नदी में जबरदस्ती सफर कर रही एक टूटी हुई नाव की तरह था। वो बीच रास्ते में उलट सकता था और डूब सकता था। आखिर में फैंग युआन सिर्फ रैंक 3 पीक स्टेज पर था। ए फ्लैट स्प्रिंग ऑटम सकाडा को एक्टिवेट करना एक बच्चे द्वारा तलवार इस्तेमाल करने जैसा था, और वो आसानी से तलवार से घायल हो सकता था। एक बार मैंने स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल किया, तो मुझे खुद को विस्फोट करना पड़ेगा। अपने पूरे कल्टीवेशन और अपने शरीर के मांस और खून का इस्तेमाल करके, साथ ही अपने सभी दूसरे गू वॉर्म्स का भी, स्प्रिंग ऑटम सकाडा को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में। मेरी पिछली जिंदगी की तुलना में, भले ही मैं खुद को विस्फोट कर दूं, ये शक्ति बहुत कम है,
और एक उच्च संभावना है कि ये मुझे सीधे मार देगी। लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, मैं इस गू का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हूं। फैंग युआन भी लाचार था। पहले वो स्टोन एपर्चर गू का इस्तेमाल करना पसंद करता बजाय स्प्रिंग ऑटम सकाडा के, इसमें शामिल बड़े जोखिम के कारण। अगर 100% माना जाए तो सफल होने की संभावना 10% से भी कम थी। कई बार जब गू मास्टर्स यूसीएच रैंक के गू का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है, जैसे गू यू किंग शू। अभी फैंग युआन सिर्फ इस बात पर दाव लगा सकता था कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा उसका विटल गू है। छोटे बदमाश, अपनी जान दे दे और अपने खून को अपने पूर्वज के लिए योगदान दे। लड़के, तुम बदकिस्मत हो, तुम सिर्फ अपने इस घिनौने पूर्वज को दोष दे सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारी पीड़ा से मुक्त कर दूंगा। फर्स्ट जेन गुयू और लॉर्ड स्काई क्रेन ने एक साथ हमला किया। फैंग युआन को चट्टान के किनारे धकेल दिया गया था, वो सिर्फ कूद सकता था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा, कर दो। उसकी अद्भुत रोशनी से चमक उठी, जबकि उसके शरीर से 2 हरे और पीले रंग की रोशनियां फूट पड़ीं। ये ऑरा, ये कैसे हो सकता है? एक रैंक 6 गू, एक पाल में, दोनों रैंक 5 गू मास्टर्स हैरान रह गए, लेकिन जल्द ही उनके चेहरों पर लालच उभार आया। इसे मारो और रैंक 6 गू ले लो। ये आसमान से मिला एक मौका है, अच्छे लड़के, इसे दे दो और मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। उनकी रफ्तार पहले से भी तेज थी, लेकिन उसी वक्त एक जोर का धमाका हुआ। फैंग युआन ने खुद को विस्फोट कर दिया। क्या? अपनी मौत से पहले उसने दोनों रैंक 5 गू मास्टर की हैरानी भरी चीखें सुनी। कहानियों के अनुसार दुनिया में एक लंबी नदी है जिसे समय कहते हैं। इंसान नदी में मछलियों की तरह थे और धाराओं के नीचे मछलियां सिर्फ नीचे की तरफ बह सकती थी। कभी कभी 1 या 2 मछलियां नदी की सतह से ऊपर उछलती और नीचे की घटनाओं को देखती। ये भविष्य की भविष्यवाणी करना था। समय की नदी के बिना दुनिया स्थिर हो जाती, एक तस्वीर बन जाती। सिर्फ इस नदी के साथ ही बदलाव हो सकता है और दुनिया आगे बढ़ सकती है, या तो समृद्ध होती है या मुरझा जाती है। समय की नदी, गरजती धाराओं के साथ। हर लहर एक कहानी थी, एक घटना जो अतीत में हुई थी। उथल पुथल वाली नदी के पानी के नीचे एक छोटा सा गू वर्म ऊपर की तरफ बह रहा था। उसने अपने पंख फैलाए, मुश्किल से आगे बढ़ते हुए। अस पर टकराती लहरों के साथ हर टक्कर उसकी मौत का कारण बन सकती थी। यह फैंग युआन की चेतना और यादों को लेकर जा रहा था, जबकि एक पीली हरी रोशनी उसके शरीर की रक्षा कर रही थी। ये थरथराते हुए नदी में ऊपर की तरफ बढ़ा, जैसे हवा से झूमती एक मोमबत्ती। अंत में वो सिर्फ थोड़ा सा ऊपर जा सका, इससे पहले कि पीली हरी रोशनी बिखर गई। स्प्रिंग ऑटम सकाडा अपनी सीमा तक पहुंच गया था और एक स्वूश के साथ ये एक चमक में बदल गया और लहरों में से एक में घुस गया। फैंग युआन का शरीर हिला, उसकी ऊन में गहराई में पीली हरी रोशनी की एक झलक थी। ये रोशनी तेजी से चमकी और फैंग युआन कांप उठा। चेतना और यादें उसके दिमाग पर हमला कर रही थी, तुरंत मिल रही थी। वो सफल हो गया। वो बेहद खुश था, उसका एक बार फिर पुनर्जन्म हो गया था। ये महसूस करने के बाद उसने तुरंत आसपास देखा, अपने माहौल का निरीक्षण किया। उसने पाया कि उसका प्राइमेवल एसेंस खर्च हो रहा था क्योंकि उसके हाथ और शरीर सफेद भुवों से लिपटे हुए थे। एक बार फिर देखने पर, ओ, तो ये वो पाल था। ताइजू लेंग की बैकअप योजना पहले ही एक्टिवेट हो चुकी थी। फर्स्ट जेन गुयू लोहे की जंजीरों में फंसा हुआ था, हिल नहीं पा रहा था। उसके माथे पर भी एक पीला टैलिस्मन था, डेमन सप्रेशन आयन चेन गू और प्रॉब्लम निप्ट इन द बड गू। वो लॉर्ड स्काई क्रेन भी जमीन पर उतर चुका था, उसका शरीर एक सफेद घेरे से ढका हुआ था। उसने रेज आईब्रोज और एक्सेल गू को एक्टिवेट किया। फर्स्ट जेन गुयू का सारा प्राइमेवल एसेंस खत्म करने की कोशिश कर रहा था। फैंग युआन ने अर्न सिकोड़ी। वो सफेद भौं से लिपट गया था, हिल नहीं पा रहा था, इसलिए वो सिर्फ प्राइमेवल एसेंस खर्च कर सकता था और एक अच्छे मौके का इंतजार कर सकता था। प्रॉब्लम निप्ट इन द बड गू के प्रभाव में एक पीली रोशनी फर्स्ट जेन गुयू के शरीर से बाहर निकली। ये पीली रोशनी लगभग मुट्ठी के आकार की थी, एक इंसान के चेहरे से छोटी। ये आराम से जमीन पर गिरी, अंडर ब्लड स्कल गू को दिखाते हुए। ब्लड स्कल गू, सैकड़ों सालों के बाद आखिरकार मैं तुम्हें फिर से देख रहा हूं। लॉर्ड स्काई क्रेन ने यह देखकर जोश से भर गया और उसका चेहरा बेहद उत्साहित था। गुयू फर्स्ट हेड ने अपने खूनी दांतों को इतनी जोर से भींचा कि उनसे चटकने की आवाज आई, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था, संघर्ष करना तो दूर की बात थी। अचानक एक और रोशनी का गोला पीले टैलिस्मन ने पकड़ लिया और जमीन पर गिर गया, काले और सफेद ताइजी लाइट स्फीयर में बदल गया।
दो अजीब गू वॉर्म्स रोशनी के गोले के अंदर एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। यह यन यांग रोटेशन गू था। फैंग युआन की यादों के अनुसार लॉर्ड स्काई क्रेन फिर से चिल्लाया, यिन यांग रोटेशन गू, मेरे अच्छे सीनियर ब्रदर, मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं इतना अच्छा गू ढूंढने के लिए। हा, तुम असल में इंसान बनना चाहते थे, लेकिन अफसोस तुम्हारा प्लान मैंने बर्बाद कर दिया। फैंग युआन ने फर्स्ट जेन गू यू को देखा। सच में वो बेचैनी से अपने पैर हिला रहा था और गुर्रा रहा था, उसने पूरी तरह से अपनी शराफत खो दी थी। थोड़ा और इंतजार करो, मेरा मौका आ रहा है। फैंग युआन की ईड़ चमक से भर गई, उसने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया। तीसरी पीली रोशनी जो पकड़ी गई थी, जमीन पर गिरी। ये एक लाल रंग का गू था और एक पारदर्शी पानी के गोले जैसा दिख रहा था। फैंग युआन का दिल उछल पड़ा, ब्लड कर्टन स्काई फ्लावर। ये वही गू था जिसने स्थिति बदल दी और फर्स्ट जेन गू यू को संकट से उबरने का मौका दिया। ब्लड कर्टन स्काई फ्लावर को फर्स्ट जेन गू यू ने बनाया था। फैंग युआन को इसके प्रभावों के बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन अब वो साफ जानता था। सच में इसके बाद फर्स्ट जेन गू यू ने चिल्लाया, कोई जल्दी करो, इस गू वर्म को नाश कर दो। कई गू मास्टर्स ने यह सुनते ही तुरंत आगे बढ़कर अपने हमले इस्तेमाल किए। स्वूश, एक हल्की सी चीख गूंजी, ब्लड कर्टन स्काई फ्लावर फिर से प्रकट हुआ। खून के रंग का गोला ढाल ने दोनों क्षेत्रों को अलग कर दिया। कुछ लोग बाहर थे जबकि कुछ अंदर। खून की ढाल ने सफेद भूहों को पूरी तरह से तोड़ दिया और फैंग युआन और दूसरों को अब लॉर्ड स्काई क्रेन के साथ प्राइमेवल एसेंस में मुकाबला नहीं करना पड़ रहा था। इस प्रकार आजादी मिल गई। लॉर्ड स्काई क्रेन इस गू से रुक गया, जल्दी से उठा और लगातार हेस्ट हुए। कुछ बातचीत के बाद वो खून की ढाल को नहीं तोड़ सका और उस रुकना पड़ा। पूछा, ये कौन सा गू है? गू यू ने गर्व से हंसा, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ गू है, ब्लड कर्टन स्काई फ्लावर। वाटर कर्टन स्काई फ्लावर एक रैंक 4 गू रैंक 5 गू के हमलों को रोक सकता है। ये गू रैंक 5 पर है और इसका डिफेंस और भी शक्तिशाली है। वाटर कर्टन स्काई फ्लावर अपने मालिक को भी अंदर बाहर जाने से रोकता है, लेकिन ये ब्लड कर्टन स्काई फ्लावर मुझे बाहर जाने दे सकता है। जूनियर ब्रदर, बेचैन मत हो, तुम धीरे धीरे हमला कर सकते हो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। बस इंतजार करो जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, मैं तब बाहर आकर तुम्हारा कुत्ते का सर काट दूंगा। आहा। लॉर्ड स्काई क्रेन गुस्से में था, फिर से हमला किया, लेकिन असफल रहा। जब वो शांत हुआ, उसने अपने प्राइमेवल एसेंस को भरने का फैसला किया, खून की ढाल के प्रभावहीन होने का इंतजार करते हुए। गू मास्टर्स ने खून की ढाल को अभेद्य देखकर खुश हो गए, ये सोचकर कि उनकी जान बच गई। जल्दी से फर्स्ट जेन गू यू की चापलूसी करने लगे, लेकिन सिर्फ बाइनिंग बिंग ने नाक सिकोड़ी। फर्स्ट जेन गू यू ने इसलिए और प्राइमेवल स्टोन्स मांगे और सबने जल्दी से जो कुछ उनके पास था योगदान दिया। हालांकि फर्स्ट जेन गू यू जंजीरों में बंधा हुआ था और हिल नहीं सकता था, उसका मुंह प्राइमेवल स्टोन्स को कुचलता रहा जब वो तेजी से ठीक हो रहा था। स्काई क्रेन लॉर्ड ने यह देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, बेवकूफों! एक बार जब वो अपनी हरकत वापस पा लेगा तो वो तुम सबको मार देगा और तुम्हारे खून को अपनी एप्टीट्यूड अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तुम अपनी ही बर्बादी का कारण बन रहे हो। किसी ने यूएस पर विश्वास नहीं किया। ही फूट डालने के लिए ऐसी नीची चाल इस्तेमाल कर रहा है, हम हेस्ट हमारे दांत गिरा देंगे। जल्दी, ये बूढ़ा चोर हमें देने से माना कर रहा है, इसलिए हमें और भी ज्यादा प्राइमेवल स्टोन्स देने की जरूरत है। सब कुछ लॉर्ड एंसेस्टर पर निर्भर है। चैप्टर एंड।